उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपका C3 C4 प्लांट से रिलेटेड है क्वेश्चन है, जिसमें आपकी फोटोसिंथेसिस ये CO2 फिक्सेशन का आपका काम दिया गया है। वो ग्राफ्स बनाए गए हैं, उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है कि C3 और C4 प्लांट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक्सेस और वाई एक्सेस चेक कर लेते हैं। एक्स एक्सेस पे आपको दिया हुआ है CO2 कॉन्सेंट्रेशन और वाई एक्सेस पे आपको दिए हुए हैं नेट CO2 फिक्सेशन। सभी के केसेस में सब ग्राफ सेम है, बस उनका पैटर्न अलग अलग है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए C3 और C4 प्लांट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। जैसे C4 प्लांट्स जो हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 में भी आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, जबकि C3 प्लांट्स नहीं करते। अगर आप उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, C4 प्लांट्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो CO2 के बेसिस पे CO2 और आपकी CO2 फिक्सेशन पे अगर आप बात करेंगे, तो जैसे जैसे CO2 बढ़ाएंगे वो एकदम से इनिशिएट करेंगे, हाई राइज करेंगे और उसके बाद जाकर स्टेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद आप कितनी भी CO2 बढ़ाइएगा उसमें उनका कोई फ़र्क नहीं, फोटोसिंथेसिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि अगर यही सेम काम अगर आप C3 के साथ करेंगे, C3 आपका ग्रेजुअल इंक्रीज होता है और धीरे धीरे आपको ऑलमोस्ट 800-900 ppm तक आपकी इनकी वैल्यू तक आपको फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन का प्रोसेस होता रहता है C3 के केसेस में। अब ये ग्राफ मैच कर लीजिए, ये ग्राफ कहाँ मैच कर रहे हैं आप देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में तो C3 इन्होंने ऊपर दिखा दिया है, तो ये गलत हो गया क्योंकि वो तो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो दोनों एक जैसे दिखा रखे हैं, वो भी गलत है। फिर थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो C3 आपका ग्रेजुअली इंक्रीज इसमें भी हो रहा है और C4 आपका जैसे हमने ये ग्राफ बनाया है वैसा ही आपका पैटर्न शो कर रहा है C4। तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। एक बार ऑप्शन 4 चेक कर लेते हैं। C3 इसमें दिखाया गया है कि दोनों एकदम से जंप ले रहा है 10 पे आने, बस 10 पे आने के बाद ये जंप ले रहा है, मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज इसमें एकदम से नहीं हो रहा है, इसमें एकदम से इंक्रीज हो रहा है। ये जो लाइन जा रही है C3 की, और उसके बाद ये C4 के प्लांट्स की जो CO2 फिक्सेशन की लाइन है उससे ऊपर जा रही है। वो तो चलो ठीक है, वो इसमें भी जा रही है, बट इसमें जो एकदम से ग्रेजुअल इंक्रीज जो होना चाहिए था, जो ग्रेजुअल इंक्रीज यहाँ पर है, वो ग्रेजुअल इंक्रीज यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने ये ऑप्शन 4 भी सिलेक्ट किया, बस इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना था कि इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होना है और इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज दिखा नहीं रहा है, इसमें आपका ग्रेजुअल इंक्रीज दिखा रहा है। तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इसका 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्टेन प्लांट स्पीशीज प्रोड्यूसेस साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैथोजेंस। A researcher has identified a variant of such a plant that has higher level of cyanogenic glycosides, yet मतलब उसको अभी भी फंगल का इन्फेक्शन हो रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि प्लांट स्पीशीज़ हैं वो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का प्रोडक्शन करती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई फंगस उसको इन्फेक्ट कर दे रही है। तो अब ये क्या कह रहा है, टू इंटरप्रेट दिस काउंटर इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर हाइपोथेसाइज दैट द फंगल पैथोजन हैज़ हाई लेवल ऑफ। अब ये एक दो केस पॉसिबल है जब या तो जो प्लांट आपके साइनाइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फंगल जो फंगस इसको इन्फेक्ट कर रही है वो उसके रेजिस्टेंट है। वो अगर वो रेजिस्टेंट है तो ही उसको दोबारा से वो फंगल का इन्फेक्शन कर सकती है। तो इसमें रेजिस्टेंट वाला कोई ऑप्शन देख लेते हैं। रेजिस्टेंट वाला कोई ऑप्शन है इसमें, ग्लूकोज एक्टिविटी नहीं है, साइटोक्रोम नहीं है, इसमें भी रेजिस्टेंट नहीं है। ये आपका डी ऑप्शन में साइनाइड रेजिस्टेंट है, यानी कि डी ऑप्शन तो आपका करेक्ट है ही। अब आपका डी ऑप्शन देख लीजिए किस किस ऑप्शन में है। डी ऑप्शन जब सिलेक्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचता है, यानी कि बी और सी में से कोई एक चीज़ करेक्ट है। अब सी को पहले चेक कर लेते हैं। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। साइटोक्रोम P450 एंजाइम का किसी साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड से कोई लिंक नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा बचता है फॉर्माइड हाइड्रोलेज एक्टिविटी, इसका लिंक है जरूर आपका साइनाइड प्रोडक्शन से। ये आपका साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करता है, तो यानी कि अगर फंगस है, फंगस के पास आपके पास फॉर्मामाइड हाइड्रोलाइज एक्टिविटी कोई एंजाइम है जो ये एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या करता है साइनोजन को या साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को डिग्रेड कर देगा, उनका हाइड्रोलाइसिस कर देगा, जिसकी वजह से वो फंगस उस प्लांट को इन्फेक्ट कर पा रहा है। तो इसका ऑप्शन बचता है आपके पास बी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बी और डी आंसर है आपका फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड with the assumption that the concentration of 3-phosphoglycerate is high inside chloroplast of an actively photosynthesizing leaf। यानी कि यहाँ पे
एक फोटोसिंथेसाइजिंग लीफ की बात हो रही है जिसमें हम ये बना लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपका ये आपका साइटोसोल है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि 3PGA की कॉन्सेंट्रेशन आपकी हाई है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये कुछ पॉइंट्स है, इसमें सेलेक्ट करना है कौन सा पॉइंट गलत सही है, कौन सा पॉइंट गलत है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देयर विल बी अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो 3PGA अपने आप में एक ट्रायोस फॉस्फेट है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। वो पहले ही उसने क्वेश्चन में बोला है कि 3PGA कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अब उसको नाम पलट के बोल रहा है बस ट्रायोस फॉस्फेट। तो पहला ऑप्शन ए सही है। जैसे ए ऑप्शन सही होता है उसके बाद आपके सेकंड और थर्ड ऑप्शन आप रूल आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचा है। अब इसमें बी और सी का खेल बचा है कि बी और सी में से कोई एक सही है, वो आप बता लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सी देखते हैं पहले क्या है। सी कह रहा है द कार्बन फ्लो विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम शुगर टू स्टार्च। ये बात सही है। जब अगर आपकी पीजे की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी तो कार्बन फ्लो विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम शुगर टू स्टार्च, लेकिन ये होगा सिर्फ साइटोसोल इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर है तो वो सुक्रोज से आपका स्टार्च बनने लगेगा, और साइटोसोल में ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो यानी कि आप फाइनल ऑप्शन फोर्थ आपका सही है। बी एक बार चेक कर लेते हैं, बी में क्या कह रहा है, द एक्टिविटी ऑफ ADP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज विल बी इनहिबिटेड। इसका कोई लिंक नहीं है पीजे वाली साइकिल में। जो आपके जहाँ आपके C3 प्लांट्स होते हैं उनमें 3PGA पहला इनिशियल प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें ADP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन का इनिबिशन का कोई रोल नहीं है। तो बी ऑप्शन तो गलत ही है। फिर डी ऑप्शन कह रहा है द स्टार्च सिंथेसिस विल बी इनहिबिटेड एंड कार्बन फ्लो विल बी मोर टुवर्ड्स सुक्रोज सिंथेसिस। स्टार्च सिंथेसिस इनहिबिटेड नहीं होगी, तो इसके साथ ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है ए और सी। तो आपका फाइनल आंसर है 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वाज क्रॉस्ड विद द ससेप्टेबल प्लांट एंड द रिजल्टेंट F1 प्लांट्स। इनके एक रेजिस्टेंट प्लांट है और एक डिजीज प्लांट है। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वाज क्रॉस्ड विद ससेप्टेबल प्लांट एंड द रिजल्टेंट F1 प्लांट्स वर डिजीज रेजिस्टेंट, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंट डोमिनेट कर गया। द F1 प्लांट वाज सेल्फ विद F2 इंडिविजुअल्स वर एनालाइज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिजीज रेजिस्टेंस। तो इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मतलब आप समझ लीजिए क्या है। क्वालिटेटिव का आपका मतलब होता है, क्वालिटेटिव का मतलब आपका होता है यानी कि ये आपका मेंडेलियन प्रिंसिपल फॉलो करता है और आपका पॉलीगेमिक होता है। और क्वांटिटेटिव आपका मोनोगेमिक होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वाज क्रॉस्ड विद अ ससेप्टेबल प्लांट। एक डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, एक आपका ससेप्टेबल प्लांट है। ये रेजिस्टेंट है, ये आपका डिजीज प्लांट है। इनकी आपने F1 प्रोजेनी निकाली है तो आपका रेजिस्टेंट प्लांट का ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। द F1 प्लांट वाज सेल्फ्ड, ये F1 प्लांट वाज सेल्फ्ड एंड द F2 इंडिविजुअल्स वर एनालाइज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिजीज रेजिस्टेंस। इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है। क्वालिटेटिव का मतलब है आपका है, क्वालिटेटिव को मैं Q1 से डिनोट करूँ तो ये आपका मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करता है और ये आपका मोनोगेमी शो करता है, मोनोजेनिक। और अगर आप क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये आपका पॉलीजेनिक है। तो बस ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस फॉलो मेंडेलियन रेशियो। ये आपकी बात सही है। क्वालिटेटिव को हमने Q1 से डिनोट करा है तो आपका पहला पॉइंट सही है, ए पॉइंट सही हो गया। ए पॉइंट सही हो गया तो आपका ऑप्शन बी, फोर्थ ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कट हो गया। उसके बाद देखते हैं द इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेटिंग क्वालिटेटिव रेजिस्टेंट इज डोमिनेंट। तो मतलब क्या हुआ, इन द F2 इंडिविजुअल्स, ये जो F2 इंडिविजुअल्स यहाँ पर आए हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस, यानी क्वालिटेटिव का आपका मतलब हुआ मोनोगेमी वाला, जो यानी कि मेंडेलियन प्रिंसिपल को का रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इज डोमिनेंट। चलिए इस ऑप्शन को अभी होल्ड पे रखते हैं, बाकी के ऑप्शन थोड़ा इजी है वो समझ लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है, क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मोनोगेमिक और मोनोजेनिक। तो क्वांटिटेटिव हमने बात करी है कि क्वांटिटेटिव
अभी हमने बताया है कि क्वालिटेटिव आपका मोनोजेनिक होता है, तो क्वांटिटेटिव आपका मोनोजेनिक नहीं होता, क्वांटिटेटिव आपका पॉलीजेनिक होता है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। जैसे ही आपका ऑप्शन सी गलत होता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है, तो अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं सेकंड और थर्ड। तो उसमें से अब आपका सेकंड भी आपका कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसमें भी सी ऑप्शन है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है ए बी डी। तो डी एक बार चेक कर लेते हैं, क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस कैन बी पॉलीगेमिक। क्वालिटेटिव देखिए कैन बी और स्ट्रिक्टली होने में बहुत डिफरेंस है। क्वालिटेटिव आपका पॉलीजेनिक हो सकता है और मोनोजेनिक होता ही है, लेकिन क्वालिटेटिव आपका पॉलीजेनिक भी हो सकता है इन सम केसेस। तो इसका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, तो यानी कि आपका फाइनल आंसर थर्ड आंसर करेक्ट है।